हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। आज हम वाटर रिसोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स, मतलब पानी एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका जल चक्र या वाटर साइकिल द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। लेकिन फिर भी पानी की कमी हो जाती है, वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी भी दो तरह के होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% महासागरों में है, जो कि सलाइन वाटर है, और ओनली 3% ही पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर है और जिसे हम यूज करते हैं। और इस 3% फ्रेश वाटर का भी 70% जो पानी है वो अंटार्कटिका या आइस कैप के रूप में पर्वतों पर है, और ओनली 30% ही पानी ऐसा है जो ग्राउंड वाटर के रूप में है या सरफेस रन ऑफ, नदी तालाब झरने के रूप में है। तो हम कौन सा पानी यूज करते हैं? यही 30% जो पानी बहुत कम मात्रा में है, जो नदी तालाब झरने या ग्राउंड वाटर के रूप में है, उसी का यूज करते हैं। तो अब धरती पर जितनी पानी है उसकी क्वांटिटी कभी ना बढ़ेगी कभी ना घटेगी, वो स्थिर रहती है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जो पानी है फ्रेश वाटर है, जो ग्राउंड वाटर के रूप में है, नदी तालाब झरने सरफेस रन ऑफ के रूप में है, उसी को हमें यूज करना है। तो उसका जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आता है, उसमें पानी कहाँ से आता है, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है? तो जब नदियों में पानी आता है तो बर्फ के पिघलने से, जैसे कि कोई भी पेरेनियल रिवर इंडिया में है तो उसमें जो पानी आ रही है, तो हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं उसके मेल्ट होने से उसमें पानी आता है, लेकिन वो भी थोड़ा होता है। जो उसमें अधिक मात्रा में पानी आता है उसका एकमात्र सोर्स है वर्षा का जल। जब भी वर्षा होती है तो नदियों में अधिकांश मात्रा में पानी आती है, उसकी धाराएं बढ़ जाती हैं, और जो भी अन्य नदियां हैं जो पेरेनियल नहीं है, दक्षिण भारत की नदियां हैं, उसमें भी वर्षा के कारण ही पानी आती है। जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है, धरती के अंदर जो पानी होती है जिसे हम बोरवेल के माध्यम से या नलकूप के माध्यम से निकालते हैं, कुएं के माध्यम से निकालते हैं, उसमें भी आपका वर्षा के कारण ही पुनः जल भरण होता है, रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो फ्रेश वाटर का एकमात्र सोर्स है वर्षा का जल। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब बारिश होती थी तो बारिश के पानी को रोक लिया जाता था, बांध बनाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था, और जब बारिश खत्म हो जाती थी, वर्षा खत्म हो जाती थी, तो उसी पानी का उपयोग लोग सिंचाई के लिए किया जाता था। लेकिन चूंकि पहले जमाने में एग्रीकल्चर, खेती ही मुख्य आजीविका का साधन था, पहले इतने डेवलप नहीं थे लोग, उनके पास इंडस्ट्री नहीं थी या उन एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो बिजली उत्पादन कर सके या कुछ और काम कर सके, तो वो मेन एग्रीकल्चर के बारे में ही सोचते थे कि कैसे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हमारा, बस उनका मुख्य मकसद था कि खेती करो और खेती से जो अनाज उपजे उससे सबका आजीविका चल जाए। तो बांध का जो आवश्यकता था, बांध के जो उद्देश्य थी, बस वही थी कि एग्रीकल्चर किया जा सके, इरिगेशन किया जा सके, खेतों में सिंचाई की जा सके। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम एडवांस हो गए, और डैम का यूज केवल इरिगेशन तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि इरिगेशन के अलावा भी बहुत सारे अन्य कारणों के लिए भी हम डैम का यूज करने लगे, जैसे कि उससे बिजली उत्पादन करने लगे, टूरिज्म को बढ़ावा देने लगे। तो आज डैम एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बन गया है, बहुउद्देश्य परियोजना बन गई है, जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो गया है। तो देखते हैं कि डैम का यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले है हाइड्रो पावर एनर्जी, मतलब डैम के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। दूसरा है फ्लड कंट्रोल। डैम बन जाने से जब भी कभी बारिश ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, तो हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि बारिश का पानी आसपास के क्षेत्रों में नहीं फैलता है, बाढ़ कम आती है, उसकी इंटेंसिटी कम आ जाती है और फ्लड कंट्रोल होता है। थर्ड है वाटर रिजर्व, मतलब कि जब भी वर्षा हुई, ज्यादा पानी हुई, तो हम डैम के माध्यम से पानी को एकत्रित कर लिए, वाटर को रिजर्व कर लिए, और जब बारिश का सीजन खत्म हो गया तो पुनः उसी पानी को यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, इरिगेशन के लिए और अन्य पर्पस के लिए। प्रमोट टूरिज्म, जब भी डैम बनता है तो पानी एक जगह, बहुत बड़े डैम में एक जगह ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें आप वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाकर गार्डन टाइप का बना सकते हैं, तो लोग वहां घूमने आएंगे और उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जब डैम बन रही है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको हम बेचकर उससे मुनाफा कमा सकते हैं। डैम के माध्यम से जब बिन वर्षा का मौसम नहीं है तो भी खेती की जा सकती है, पेड़ों तक पानी पहुंचाया जा सकता है और उसके माध्यम से भी हमें मुनाफा मिलेगा, अच्छी पैदावार होगी। डैम के माध्यम से हम जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें भी पानी आराम से पहुंचा सकते हैं और हमारा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ड्रॉट मैनेजमेंट, मतलब कभी भी अगर सूखा पड़ जाती है, बारिश कम होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए किसी साल में उतनी अगर वर्ष में बारिश नहीं होती है, तो भी जो हमारा डैम है उसमें हमने पानी इकट्ठा किया है, उस पानी का यूज हम कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक यूज के लिए या किसी भी यूज के लिए। तो हमें सूखा का उतना असर देखने को ना मिलेगा, उसकी जो इंटेंसिटी है सूखा की वो कम हो जाएगी। तो ये सारे तो एडवांटेज हो गए कि डैम से क्या क्या एडवांटेज है। हाइड्रो पावर एनर्जी, फ्लड कंट्रोल, वाटर रिजर्व, प्रमोट टूरिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ड्रॉट मैनेजमेंट। बट जैसे कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज से हमें कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ एडवांटेज मिल रहा है, तो उसके साथ डिसएडवांटेज भी जरूरी है। हम सिर्फ किसी भी चीज से लाभ नहीं उठा सकते, उससे में कुछ खामियां भी होती है, उसका हमें भुगतान भी करना होता है। तो उसी प्रकार डैम से जैसे कुछ एडवांटेज हमें मिल रहा है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो उसे डैम से क्या क्या डिसएडवांटेज है? कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अगर कहीं भी डैम बन रहा होता है, नदी के किनारे अगर डैम बन रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे नदी है वहां कोई डैम बना तो ऐसा नहीं है कि ये बंजर भूमि है या खाली भूमि है, वहां कुछ नहीं होगा। नदी के किनारे है तो वो उपजाऊ भूमि ही होगी और फर्टाइल लैंड होगी, तो वहां जंगल होंगे, जीव जंतु होंगे। तो डैम बनने से जो भी यहाँ लोग रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, तो उनको दिक्कत होती है। अगर लोग रह रहे हैं तो उनको डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको विस्थापित करना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है, तो कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर वहां पर पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे, जीव जंतु होंगे, तो वो भी सबमर्ज हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, तो उसके कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। वहां का बायोडाइवर्सिटी जो था, जंगल, पेड़ पौधे, झरने, तालाब जो भी थे वो सब खत्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा और उसके कारण इन्वायरमेंटल को भी डैमेज होगा, इन्वायरमेंटल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। अब जब नदी है, नदी कोई बह रही है तो वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती है, पानी के साथ साथ कुछ मात्रा में बालू के कण, कंकड़, पत्थर भी लाती है। तो जब हमने यहाँ पर इसका रास्ता रोक दिया नदी का और यहाँ डैम बना दिया, तो वो पानी के साथ अपने साथ कुछ मात्रा में बालू, कंकड़, पत्थर, सेडिमेंट लाएगी और यहाँ पर डैम के फ्लोर में ये बिछाते चले जाएगी। तो इससे क्या होगा कि डैम का जो फ्लोर है वहां सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा और वो उसका परत डैम का भरते जाएगा। फिर है वाटर क्वालिटी, मतलब कोई भी पानी बह रहा है और उसने आपने उसका रास्ता रोककर उसको इकट्ठा कर लिया, तो आप सोचिए कि क्या बहता हुआ पानी ज्यादा साफ होगा या जमा हुआ पानी ज्यादा साफ होगा। आप कोई पानी हमेशा नल से बहता आ रहा है, आप उसको यूज करते हैं अपने काम के लिए, या आपने बहुत एक साल तक कोई पानी स्टोर करके रख लिया है उसको, वो ज्यादा साफ होगा। तो ऑब्वियस है कि जो पानी इकट्ठा है, बहुत दिन से जमा है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, तो वाटर क्वालिटी भी उसमें डैम में खराब हो जाती है। प्लस है इकोनॉमिक कॉस्ट, कोई भी जैसे स्ट्रक्चर होता है, घर बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो खर्च लगता है, इकोनॉमिक कॉस्ट आता है। तो उसी प्रकार जब भी डैम भी बनेगा तो उसका भी खर्च लगेगा, उसमें भी पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगा। तो अब हम आगे एक एक करके सारे डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो पहला है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो क्या होता है, जैसे कि ये आपका नदी बह रही है, नदी बह रही है और नदी के रास्ते को हमने रोक दिया और यहाँ पर डैम बना दिया। अब नदी के रास्ते में क्या होगा, यहाँ पर आपका बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, यहाँ आपका हो सकता है किसी का घर हो, लोग रह रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
तो जब नदी बह रही है तो डैम कोई छोटे मोटे एरिया में नहीं बनता है, ये बहुत बड़े एरिया में बनता है। नदी आपने देखा होगा कि नदी कितनी चौड़ी होती है और उससे भी आगे आपका डैम बनता है, एक बड़े एरिया में डैम बनता है। तो जो भी नदी के किनारे का एरिया होता है, जैसे कोई फॉरेस्ट है या कोई यहाँ वाइल्ड लाइफ है, तो उसको भी डैम के साथ जब डैम बनता है तो पानी जब इसमें कलेक्ट हुआ तो वो सबमर्ज हो जाता है। जैसे यहाँ जो पेड़ पौधा होगा, जंगल होगा डैम बनाने के टाइम में, तो उसको तो कहीं विस्थापित नहीं किया गया होगा, तो वो सारे डूब जाएंगे। अगर इसमें कोई एनिमल्स होगा, अगर बड़ा एनिमल्स हुआ, टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, तो उसको आप दूसरे जगह, दूसरे नेशनल पार्क में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे इंसेक्ट्स होंगे, छोटे जीव जंतु होंगे, वो तो बेचारे इसी में डूब जाएंगे। तो इसके बनने से इन्वायरमेंटल लॉस हुआ, सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जो भी यहाँ पेड़ पौधे थे, छोटे इंसेक्ट्स थे, चिड़िया थी, जो भी थी, वो सारे उसमें सबमर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा जो रिवर का नेचुरल फ्लो था, जो रिवर अपने नेचुरल फ्लो में बह रही थी, उसको भी डैम बनने से रोक दिया जाता है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। जैसे कि पेड़ पौधा कट गया तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। अब जब रिवर का जो नेचुरल फ्लो था उसको हमने रोक दिया, तो इस रिवर में जो एक्वेटिक लाइफ चल रहे थे, जो छोटी छोटी मछलियां या एक्वेटिक एनिमल्स थे, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स थे, उनका जो लाइफ चल रहा था, वो भी रनिंग वाटर में ही चलते हैं। रिवर के फ्लो के साथ ही उनका भी ग्रो होता है। अगर हम पानी रोक देंगे तो उनका ग्रोथ भी रुक जाएगा और वो सारे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा है, नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। मतलब जैसा हमने बताया कि अगर नदी के किनारे लोग रह रहे होंगे, उनके घर होंगे, तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो पड़ेगा। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ लोग रह रहे हैं तो उनको यहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा होगा। लॉस ऑफ होम्स एंड लाइवलीहुड, अब लोग रह रहे होंगे तो उनके साथ उनके घर होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, वो भी सब मर्ज हो जाएंगे और लोगों का वो सब नुकसान होगा। ठीक है। रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम मतलब पुनर्निर्वास की भी समस्या आएगी। अब इतने सारे लोगों को, इनको सिर्फ बसाना जरूरी नहीं है। अब इतने सारे जो यहाँ लोग रह रहे थे उनको सिर्फ आप घर प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जो भी बेसिक नीड्स है उसको भी पूर्ति करेंगे। और अगर आपका घर आपसे छिन जाएगा और आप दूसरे जगह आपको बसाने के लिए भेज दिया जाएगा, बसने के लिए भेज दिया जाएगा, तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ भी जब डैम बनता है और जो भी लोग वहां रहते हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पुनर्निवास के लिए जब भेजा जाता है तो उनको भी बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे कि सरदार सरोवर डैम के टाइम क्या हुआ था, जो भी ट्राइबल रह रही थी नर्मदा नदी के किनारे, उनको जब एक जगह से दूसरी जगह बसाया गया, पुनर्निवास के लिए भेजा गया, तो उनको भी बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा और उन्होंने सरकार के विरुद्ध काफी आंदोलन भी किया था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, मतलब हाई कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे कि कोई भी चीज बनता है तो उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट लगता है, और कोई भी चीज परमानेंट तो होती नहीं है, वो खराब होती रहती है, टूटती फूटती रहती है। तो इसके मेंटेनेंस में भी, डैम बनने के मेंटेनेंस में भी काफी खर्च लगता है। एक तो बनाने के टाइम आपको मजबूत चाहिए क्योंकि पानी का लोड उसको सहना है, तो एक मजबूत कंक्रीट का स्ट्रक्चर चाहिए, और प्लस उसके मेंटेनेंस में भी हमेशा कॉस्ट लगते हैं, खर्च लगता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, मतलब अगर कोई नदी बह रही है तो वो एक जगह से तो नहीं बहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर गंगा नदी बह रही है तो वो पहले उत्तराखंड से होती है, उत्तराखंड से बहते हुए ये यूपी में जाती है, यूपी के बाद बिहार में जाती है, बिहार के बाद इसका थोड़ा अंश झारखंड में भी जाता है, और फिर ये वेस्ट बंगाल से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो कितनी सारी जगह से जा रही है, 1 2 3 4 4 जगह से ये नदी बह रही है। अगर मान लो कि उत्तराखंड में कोई डैम बना लिया गया, तो अब जो सारा पानी है गंगा नदी का वो तो सारा यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा। तो जो आगे के स्टेट हैं उनको जब वर्षा खत्म हो जाएगी, जब पानी कम हो जाएगा, तो और कम पानी मिलेगा, तो इनको बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इनके खेतों की सिंचाई रुक जाएगी, जो इंडस्ट्री लगे होंगे, जो इस रिवर पे डिपेंड होंगे, जो भी पानी की जरूरत होगी, उनको ये स्कैरसिटी फेस करनी पड़ेगी। जो आगे के लोग हैं, दूसरे राज्य के लोग हैं, तो आपस में सभी राज्यों के बीच डिस्प्यूट होने लगेगा
ये सभी राज्य आपस में झगड़ने लगेंगे डैम बनने के कारण। दूसरा है बेनिफिट्स ऑफन गो लिमिटेड एरिया, मतलब कि जब भी कहीं डैम बनता है तो उसके आसपास के लोगों को ही बेनिफिट होता है। पूरे रिवर पे जितने भी लोग रह रहे थे, इतनी बड़ी रिवर पे जितने भी लोग रह रहे हैं, सबको बेनिफिट नहीं होगा। जैसे उत्तराखंड में डैम बना तो ये उत्तराखंड या यूपी में ज्यादा से ज्यादा यूपी के लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। ये पूरा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के लोगों को इससे कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसका डैम का जो बेनिफिट होता है, डैम का जो एडवांटेज होता है, वो बहुत लिमिटेड एरिया पर होता है, इसका विस्तार ज्यादा नहीं होता है। सम अदर प्रॉब्लम, डैम ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी डैम बनती है तो नदी सिर्फ अपने साथ पानी नहीं लाती है, बल्कि छोटे छोटे बालू के कण, मिट्टी के कण, पत्थर, कंकड़ भी ला देती है और ये डैम के फ्लोर पे लाकर इकट्ठा करते जाती है। तो धीरे धीरे जो इसका फ्लो है वो भरता जाता है। अब जैसे कि डैम का इतना हाइट है और इतने हाइट तक हमने आधे अगर सेडिमेंट भर दिए तो पानी के लिए कितना जगह बचेगा। तो जब पानी के लिए जगह नहीं बचेगा तो जो डैम का हमने उसको बनाया था कि फ्लड को कंट्रोल करना, आने वाले टाइम में वो फ्लड को ट्रिगर करेगी, उसके कारण फ्लड आएगा। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कॉज वाटर बोर्न, नहीं सर, बोर्न डिजीजेज एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। मतलब मल्टीपर्पज जो ये प्रोजेक्ट है उसके कारण कभी कभी अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। जैसे कि जब कृष्णा नदी पर कोयना बांध बना था तो उसके कारण अर्थक्वेक आया था, क्योंकि अर्थ पे सब कुछ बैलेंस है। अगर कहीं किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा है तो किसी चीज का डेंसिटी कम है, किसी का वॉल्यूम ज्यादा है तो किसी का वॉल्यूम कम है, और वो सारे अर्थ को बैलेंस करती है। तो अगर आप एक जगह ज्यादा पानी को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उसके कारण अर्थ का जो बैलेंस है, प्लेट्स का जो बैलेंस है, वो गड़बड़ हो जाता है और उसके कारण अर्थक्वेक आ सकती है। उसके अलावा जब हम पानी को कलेक्ट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो जब ये रुका हुआ जो पानी है इसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ग्रो कर जाते हैं धीरे धीरे। जब पानी रोक कर रखा गया है और उसका फ्लो कंटिन्यू नहीं चल रहा है, वो रुका हुआ है काफी समय तक, तो उसमें तो ग्रो होगा ही कुछ। और उस पानी को जब हम पिएंगे, जब हम अपने यूज में लाएंगे, तो उससे वाटर बोर्न डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन भी होता है। जैसे कि डैम के आसपास जो लोग रह रहे हैं वहीं पर उस पानी में कपड़ा धो रहे हैं, अपने हाउस होल्ड कार्य के लिए उस पर डिपेंड है, या कोई इंडस्ट्री है तो वो सारे पानी इसी में गिरा रही है, डैम में गिरा रही है। और वापस जब हम इस पानी को यूज करेंगे, ये गंदा पानी को यूज करेंगे, पॉल्यूटेड पानी को, तो हमें डिजीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब इंडिया में बहुत सारे डैम बनाए गए हैं नदियों पर, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब डैम बनते हैं तो नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, और जब सभी राज्यों को बराबर का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी सबको चाहिए, और जब उन तक पानी रुक जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो उनमें डिस्प्यूट होने लगेगा, कलह होने लगेगा। तो बहुत सारे डैम को लेकर बहुत सारे स्टेट में अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं। जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी के बीच है। कावेरी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच है। कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के बीच चल रहे हैं। रावी व्यास वाटर डिस्प्यूट जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सम्मिलित है। रावी व्यास यमुना वाटर डिस्प्यूट जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। एंड नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से सम्मिलित है। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से मेजर डैम हैं और कौन कौन सी नदी पर बनाए गए हैं। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं सलाल डैम, जो कि चेनाब रिवर पर है। सबसे ऊपर आप ऐसे समझ सकते हैं, सलाल मतलब कि यहाँ आपका हो गया सलाल
मतलब यहाँ आपका पंजाब, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ के लोग ज्यादा सलवार सूट पहनते हैं, तो सलवार से आप याद रख सकते हैं सलाल, जो कि आपका चेनाब रिवर पर है। उसके बाद है भाखड़ा नंगल, जो कि सतलज रिवर पर है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। उसके अलावा गंगा नदी पर टेहरी डैम है, कोटा बराज है जो कि चंबल नदी पर है, गांधी सागर और राणा प्रताप है जो चंबल नदी पर है, सोन नदी पर रिहंद डैम है, दामोदर नदी पर तिलैया और मैथुन डैम है, महानदी पर हीराकुंड डैम है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम, गोदावरी पर प्रवरा डैम, कृष्णा पर कोयना डैम, एंड कृष्णा पर एक और डैम है नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा डैम, कावेरी पर मेटर डैम और पेरियार नदी पर पेरियार डैम। इतने सारे डैम हैं जो इंडिया में इम्पोर्टेंट है, आपके क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ऊपर है सलाल डैम और नीचे है पेरियार नदी पर पेरियार डैम। और ये आपके एनसीईआरटी का डू यू नो है। सरदार सरोवर डैम हैज बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। मतलब सरदार सरोवर डैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब अब तो बन चुका है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा डैम है। इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। लेकिन ये गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बना है। इसको बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जो गुजरात और राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, सूखाग्रस्त एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, वहां तक लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, और मेन एग्रीकल्चरल लैंड है उसको इरिगेट करना, सिंचाई देना। तो ये क्या करता है, इससे अभी तक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू 18.45 लाख हेक्टेयर। मतलब कि 18.45 लाख हेक्टेयर लैंड तक ये सिंचाई की सुविधा प्रदान कर चुका है, जिसमें कि 3112 विलेज सम्मिलित हैं। फिर 2,46,000 हेक्टेयर बाड़मेर और जालौर का जो लैंड है, वहां भी ये सिंचाई सुविधा प्रदान कर चुका है। यह है डू यू नो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। एक बहुत बड़ा 2 राज्यों के बीच पानी विवाद को लेकर, नदियों के विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। क्योंकि जब कोयना डैम बना, जैसे मैंने बताया कि नदियां एक से अधिक राज्य से होकर गुजर रही थी, तो जो कृष्णा रिवर पर महाराष्ट्र ने यहाँ पर कोयना डैम बना लिया। तो महाराष्ट्र में जब कोयना डैम बन गया, तो इसके बाद ये कर्नाटका में भी जाती है, और कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा नदी जाती है। तो जब ज्यादा पानी महाराष्ट्र में ही कोयना बांध बनाकर रोक लिया गया, तो आगे की स्टेट को, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को पानी की दिक्कत होने लगी। उनको इंडस्ट्री चलाने के लिए या एग्रीकल्चरल लैंड के लिए पानी की दिक्कत होने लगी। तो इन्होंने भी पानी को रोकना स्टार्ट किया, और उसके कारण कावेरी और आंध्र प्रदेश में डिस्प्यूट होने लगे, पानी को लेकर डिस्प्यूट होने लगे, जो अभी भी अदालत में इसका चल रहा है दोनों स्टेट के बीच। अब है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य मकसद है कि हर खेत को पानी मिले। यह सुनिश्चित करना है कि जितने भी खेत हैं इंडिया में, भारत में, सभी तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। जैसे इसका स्लोगन है, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब हर खेत को तो पानी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ एक नई बात कही गई है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। मतलब आधुनिक ढंग से खेती की जाए कि जो फसल है, जो प्लांट है, उस तक पानी मिले, पानी इधर उधर खेतों में बर्बाद न हो। जहां जिसको जिस प्लांट को पानी की जरूरत है, जितना जरूरत है, बस उतना ही पानी उस प्लांट को मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अधिक मात्रा में पैदावार होगी। तो इसके लिए क्या करना है, साइंटिफिक तरीके से खेती करना है, स्प्रिंकल इरिगेशन करना है, ड्रिप इरिगेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से खेती को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। जो नए तकनीक है उनको किसानों के द्वारा उनको अपनाने की बात की गई है कि आप ड्रिप इरिगेशन कीजिए, स्प्रिंकल इरिगेशन कीजिए, आपकी पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, तो इसका क्या मकसद है? हर खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, जल संसाधन का संरक्षण और बेहतर उपयोग, छोटे व सीमांत किसान को सीधा लाभ पहुंचाना, फसल उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी, आधुनिक तकनीक से टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना। तो धीरे धीरे भारत सरकार की ये योजना है कि किसानों को डायरेक्ट लाभ मिले, जो छोटे किसान हैं उनको डायरेक्ट लाभ मिले, और बहुत सारी सब्सिडी का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर की हार्वेस्टिंग मतलब खेती करना। तो वर्षा के पानी का खेती करना मतलब कि जब भी बारिश होती है तो जो पानी छतों के माध्यम से इधर बह जाता है, नदियों में, समुद्र में चला जाता है, या सरफेस रन ऑफ से समुद्र में चला जाता है, तो उस वर्षा के पानी को रोक कर पुनः भूमि के अंदर, जमीन के अंदर डालना और लैंड का ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, और जब वर्षा खत्म हो जाए तो उसी पानी का यूज इरिगेशन में, अपने और भी घरेलू उपयोग के लिए उसका यूज करना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहला है कि सेव वाटर फॉर ड्राई सीजन, मतलब जब वर्षा नहीं हो रही है तो हम उस पानी को स्टोर करके ड्राई सीजन के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ की पानी कम होती है, जैसे कि आपका राजस्थान एरिया या हिली एरिया में जहाँ बारिश कम होती है, तो पहले रेन वाटर के माध्यम से पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसी पानी को आगे ड्राई सीजन में यूज करते हैं। इसका दूसरा बड़ा फायदा है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, जो वाटर टेबल है अंदर उसको वो रिचार्ज हो जाता है। जैसे आप नलकूप या बोरिंग के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से हमेशा जमीन से पानी निकालते जाएंगे तो वो जो इतना एरिया होता है वो खोखला हो जाता है, वो गड्ढा हो जाता है। तो जरूरी हो जाता है कि उसे हम हमेशा भरते रहें, उसका रिचार्ज करते रहें, नहीं तो पानी निकालते रहेंगे तो वो सूख जाएगा एरिया, फिर एक दिन बाद आपका बोरिंग फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो जरूरी होता है कि वाटर रिचार्ज भी करना। अब हर जगह रोड बन गई है, कंक्रीट के जाल बिछ गए हैं, तो अंदर जमीन तक पानी बहुत कम जा पाती है, इसीलिए भी पानी की कमी होने लगी है शहरों में, वाटर की स्कैर्सिटी होने लगी है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना था वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। गांव में अभी कम होती है क्योंकि खेत खलिहान है, वापस से पानी जमीन में चला जाता है, लेकिन शहरों में समस्या ज्यादा हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, और सबसे मेन है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। रिड्यूस वाटर स्कैर्सिटी, तो जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो पानी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रिवेंट फ्लड एंड सोइल इरोजन, मतलब कि जब हम पानी को एक टैंक के माध्यम से जमीन के अंदर, वर्षा का जमीन के अंदर पानी पहुंचाएंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी था जिससे बाढ़ आ रही थी, वाटर लॉगिंग हो रहा था, वो खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। प्लस जो बारिश के साथ जो पानी वर्षा के साथ बह रही थी और उसके साथ जो मिट्टी की ऊपरी लेयर थी वो भी बह जा रही थी, तो वो सॉइल इरोजन भी कम होगा। जब ज्यादा पानी आप इकट्ठा कर लेंगे वो बहेगा ही नहीं, तो सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। और ये लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली भी है, इसको बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं है और इको फ्रेंडली भी है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, सदियों से इंडिया के अलग अलग हिस्से में, भारत के अलग अलग हिस्से में इसको अपनाया जा रहा है और अलग अलग नामों से इसे बोलते हैं। जैसे कि राजस्थान में इसे जोहाट बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इसे कुल्स एंड गुल्स बोलते हैं, थार डेजर्ट, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में टंका बोलते हैं, और एरिड रीजन जैसे जैसलमेर में खादिंस बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि वर्षा जब हो रही है, छत से पानी आ रहा है, तो इस पानी को पहले फिल्टर होने के लिए लगा देते हैं। यहाँ फिल्टर के लिए कुछ बना होता है, जैसे बालू या चारकोल डालकर इसे फिल्टर करते हैं, लेयर बनाया रहता है, उसमें जब पानी जाता है तो जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं या कुछ भी मोटे मोटे उसका पॉल्यूटेड चीज होता है वो यहीं रुक जाता है और सिर्फ पानी ही टैंक में इकट्ठा होता है। जब टैंक में पानी इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, और जो बाकी का पानी होता है उसे बाद में हम डोमेस्टिक यूज या खेती के लिए या हाउस होल्ड के लिए यूज कर सकते हैं।
अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि हमने पहले देखा था कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग नाम है और अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि ये है आपका पुल्स, पुल्स एंड गुल्स। ये मेनली हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि कोई पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, और वहां से कोई स्प्रिंग निकल रही है, झरने निकल रहे हैं, तो इस स्प्रिंग से एक अलग रास्ता कंक्रीट का एक नाली जैसे बनाकर पानी को अपने खेतों तक मिलाया जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक अलग रास्ता तक खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। और चूंकि हिमालय का जो रीजन है, हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है वो स्लोपी एरिया है, तो वहाँ ग्रेविटी का यूज करते हैं। जब यहाँ से पानी ऐसे निकालते हैं तो ये ग्रेविटी के थ्रू खुद ही नीचे बहती हुई चली जाती है। तो इस तरह से पुल्स एंड गुल्स बनाकर पानी को खेतों तक ले जाया जाता था, जिससे धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलकर पानी इसी रास्ते से सभी के खेतों तक पहुंच जाते थे। ये अभी भी वहां प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा है, ये है खादिन्स, जो कि राजस्थान में हो रहा है। यहाँ एक बड़े स्लोपी एरिया के नीचे ये बना दिया जाता है टंका टाइप का, और इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। पानी वापस, जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी यहाँ एकत्रित हो जाता है और धीरे धीरे पानी अंदर वापस जमीन में चला जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। या तो लोग इसका यूज खेती के लिए भी करते हैं। ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो कि राजस्थान में ही यूज किया जाता है कि जब भी बारिश होती है तो पाइप के माध्यम से एक टैंक, सीमेंटेड टैंक होता है, सीमेंटेड टैंक में सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और पूरे साल लोग इसी पानी का यूज करते हैं। कुछ कुछ घरों में ये घर के नीचे होता है, जिससे घर भी ठंडा होता है और इसी पानी को लोग यूज भी करते हैं। इसको बोलते हैं टंका। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय में प्रैक्टिस किया जाता है और ये 200 साल पुरानी परंपरा है। इसमें भी ग्रेविटी और लोकल बैम्बू का यूज करके लोग अपने फार्म तक, अपने खेतों तक सिंचाई करते हैं। जैसे कि कोई यहाँ से स्प्रिंग, झरना बह रही है और यहाँ बैम्बू लगा देते हैं, तो बैम्बू के सहारे इतना डिस्टेंस फॉलो किया, फिर ग्रेविटी के थ्रू एक अलग बैम्बू यहाँ लगा दिया इस टाइप से, फिर यहाँ पानी बहा, फिर यहाँ से एक और बैम्बू लगा दिया गया, फिर यहाँ पानी बहा, फिर यहाँ से एक और बैम्बू यहाँ लगा दिया गया और यहाँ पानी बहा। तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम बना दिया जाता है। और जैसे यहाँ क्रॉप्स है तो यहाँ सिंचाई होने लगी। तो एक पूरा चैनल, एक पूरा सिस्टम बनाकर बैम्बू के थ्रू, बांस के थ्रू लोग अपने खेतों तक सिंचाई करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बीच में कहीं रोड आ गई, बीच में कहीं रास्ता आ गया, तो ये बैम्बू कैसे जा पाएगा? ये सड़ जाएगा, लोग इस पे चढ़ जाएंगे, गाड़ियां चढ़ जाएंगी और ये ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? पेड़ों के ऊपर से इसको ले जाते हैं, 2 पेड़ों के ऊपर से इसे ले जाते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा है कि 2 पेड़ों के ऊपर से ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो इस तरह से बैम्बू ड्रिप इरिगेशन काम करता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लेते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय. It is interesting because Cherrapunji and Mansi Rao situated at the distance of 55 किलोमीटर। मतलब रूफटॉप मेघालय के शिलोंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत कॉमन है। लेकिन ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मेघालय से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर ही चेरापूंजी और मानसी राव है, जो कि आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपका मानसी राव और चेरापूंजी में होता है। तो चेरापूंजी और मानसी राव में इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है और मात्र उससे 55 किलोमीटर दूर मेघालय की राजधानी शिलोंग में वर्षा कम होती है, वहां रूफ टॉप प्रैक्टिस हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मेघालय है, जो चेरापूंजी है और मानसी राव है, वो खासी हिल के बीच में पड़ता है। तो जब भी पवन जाती है, मानसूनी हवा जाती है, यहाँ से टकराकर यहाँ वर्षा कराती है। जैसे कि जब भी कोई
पवन आ रही है, मानसूनी हवा आ रही है और ये पहाड़ है तो यहाँ से टकरा कर डायरेक्ट यहाँ वर्षा करा दे रही है। लेकिन जो इसके पीछे का भाग है वहां तक तो मानसूनी हवा नहीं जा रही है, क्योंकि ये पहाड़ इसको रोक लिया है, रुकावट का काम किया है, तो सारी वर्षा आगे के पार्ट में हो रही है, पीछे के पार्ट में हो नहीं रही है। तो इसके आगे के पार्ट में, खासी हिल के आगे के पार्ट में चेरापूंजी और मानसीराव है और पीछे के पार्ट में मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो सारी वर्षा आगे हो जाती है, पीछे नहीं हो पाती है, इसलिए शिलोंग में बारिश कम होती है और वहां पर रूफटॉप प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखो यहाँ है, चेरापूंजी एंड मानसीराव रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड 1100 सेंटीमीटर एनुअली ड्यू टू द लोकेशन ऑन द विंडवार्ड साइड। मतलब कि जिस साइड से खासी हिल के जिस साइड से पवन आ रही है, विंड आ रही है, उसी साइड ये सिचुएटेड है, विंडवार्ड साइड में सिचुएटेड है मानसीराव और चेरापूंजी, इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन शिलोंग है वो लीवार्ड साइड में, खासी हिल के लीवार्ड साइड में सिचुएटेड है, इसलिए वहां कम बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश नहीं होती है, 200 सेंटीमीटर बारिश होती है पर ईयर, लेकिन ये 1100 सेंटीमीटर के तुलना में बहुत कम है, इसलिए वहां रूफटॉप प्रैक्टिस किया जाता है। एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा स्टेट है, एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ की रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको प्रैक्टिस करना ही है। जैसे आपने नया घर बनाया और अगर आपने अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज नहीं किया, अपने घर को उस टाइप से कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो आपके खिलाफ लीगल प्रोविजन हो सकता है और आपको उसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। तो ये वहाँ की बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने देखा कि डैम के एडवांटेज के साथ साथ डैम के कुछ डिसएडवांटेज है, उसके लिए भी हमें उससे निपटना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयां होती है। इसलिए जब भी डैम बनता है वहाँ के लोकल लोग उसका प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि सब और लोगों को तो उससे फायदा होता है, एडवांटेज होता है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उन्हें वहाँ से पुनर्निवास के लिए भेज दिया जाता है, जिससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, साथ ही पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तो डैम के कुछ लाभ हैं तो उसके साथ कुछ हानि भी है। इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंट डैम देखा था कि इंडिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डैम है, और फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या अलग नाम है। हमारे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पहले से प्रैक्टिस की जा रही है अलग अलग नामों से, और ये काफी पुरानी परंपरा है। इसके साथ ही मेघालय में एक अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग चलती है जिसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, जिसमें वहाँ के लोकल पाइप बांस के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी और मानसीराव में। इसके साथ ही मेघालय की राजधानी शिलोंग में कम वर्षा होती है और वहां भी रूफटॉप प्रैक्टिस की जाती है। फिर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज नहीं किया अपने घर को बनाने टाइम, तो आपके साथ लीगल कुछ प्रोविजन हो सकते हैं, आपको पनिश किया जा सकता है।